नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50,040 नए कोरोना के केस आए और 1,258 लोगों की जान चली गई। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंच गया। देश में अभी 5,86,403 एक्टिव केस हैं, जिनका अस्पतालों में या फिर घरों में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल के अंत तक भारत की पूरी वयस्क आबादी के कोरोना टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। 93 से 94 करोड़ की इस आबादी के लिए 186 से 188 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भारत में अब तक उपलब्ध टीकों के अलावा विदेशी वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही 12 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए भी जल्द ही कोविड टीका उपलब्ध होगा। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में देर रात 2 बजे करीब 2 धमाके हुए। जम्मू पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। इस धमाकों में लोग घायल हुए। घायलों को मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। जम्मू पुलिस के मुताबिक ये कम तीव्रता के धमाके थे। बता दें कि इसी जगह पर भारतीय वायुसेना का स्टेशन हेडक्वार्टर और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का मुख्य हवाई अड्डा भी इसी परिसर में आता है। इसके साथ ही आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दावा किया है कि यह आतंकी हमला था और यह ड्रोन के जरिए किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव पहुंचे। उनके गांव का नाम पेरौंक है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पड़ता है। कानपुर कोविंद जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो हेलीपैड पर ही उन्होंने अपने गांव को जमीन को चूम लिया। इसे देखकर वहां मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके सुरक्षाकर्मी भी भावुक हो गए। खुद राष्ट्रपति भी गांव की जमीन पर पैर रखते हुए भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वीं बार देश को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत ओलंपिक खेलों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने माई गॉव ऐप पर ओलंपिक को लेकर चल रहे क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने मिल्खा सिंह के निधन को याद किया। उन्होंने कहा कि बात ओलंपिक की हो रही है तो मिल्खा सिंह जी को कौन भूल सकता है। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। यहां पर रक्षा मंत्री सीमा पर सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेना के जवाने हमारे पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्रबंध संघ के परिसर में स्थापित जापानी जैन उद्यान और केजान अकादमी का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद में जैन उद्यान और केजान अकादमी के खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 संकट के दौरान भारत और जापान के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए और ज्यादा प्रासंगिक हो चुकी है, ये कहा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की बात की तो केंद्रीय राज्य खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि आज मन की बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए जो बातें कही वो सबको सुननी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के लिए चीयर ऑफ इंडिया कैंपेन का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। खिलाड़ियों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बीच एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। अपने ट्वीट में उन्होंने टीकाकरण से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें आंकड़े लगातार वैक्सीनेशन के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस तंज पर बीजेपी भी हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, अपने भ्रम फैलाकर उनका जीवन खतरे में डाला है।
हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ रियायतों का भी ऐलान किया है। इसके तहत आपको बता दें कि राज्य भर में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसके तहत बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल, होटल अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ में आयोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिम और योग केंद्रों की 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। आदेशों में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि अदालत या घर पर होने वाली शादियों पर 20 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। दो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीएसपी के साथ गठबंधन की खबरों पर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पक्ष रखा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं, हमारी और किसी पार्टी के चुनाव या गठबंधन के साथ में एक सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने फैसला लिया है, हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में निर्मम और क्रूरतम व्यवहार कर रही है। प्रदेश में बीजेपी का रवैया पहले से ही किसान विरोधी रहा है। बीजेपी को और उनके पदाधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का मोह है। यही वजह है कि वो किसानों की मांग को नहीं देख रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खाद की मांग की गई थी, जितनी मांग की गई थी उसके हिसाब से खाद नहीं मिला है। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सियासत जारी है। वैसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला किया। नंदी ने कहा कि आप सपा अध्यक्ष तो बचकानी बात करते हैं, वो बचकानी हरकत करते हैं। वे अपने पिता की जमाई चीज के ऊपर बैठ गए और वो अपने परिजनों को पार्टी से निकाल दिया। उनकी बात करना ठीक नहीं। आपको बता दें कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज होता नजर आ रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरसीपी सिंह ने पलटवार किया और कहा कि सरकार जनता बनाती है, गिराना और बनाना एक ही बार होता है। बिहार सरकार की शपथ ली है और 5 साल चलेगी। तेजस्वी यादव उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी। उन्हें उम्मीद लगाए रहने दीजिए। लोकतंत्र में बहुमत का सीजन, चुनाव का समय अब खत्म हो चुका है। कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले आने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग कोरोना डेल्टा प्लस वाले राज्यों से आ रहे हैं, उन लोगों को प्रदेश में आने से पहले उनकी जांच कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा गंभीर संक्रमण है, उनकी जांच की जाएगी। और ऐसे में उन लोगों की तमाम तरह की जो सावधानियां वो बरती जा रही है और तमाम ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी ने तमाम जो अपनी राजनीति में आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एक सफल राजनेता बनने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, मैं बन सकता तो अब बन गया होता। ऐसा डीजीपी खोज के निकाल दीजिए जो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए डीजीपी पद से 6 महीने पहले इस्तीफा दे। मैं विधायक इसलिए बनना चाहता था कि कमजोर वर्ग के साथ खड़ा हो सकूं। ऑक्सीजन को लेकर देश में राजनीति का दौर लगातार जारी है। दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन के ताजा आरोपों पर बयान भी जारी है। अब ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऑक्सीजन के बारे में अभी बहुत चर्चाएं हो रही हैं और ऑक्सीजन के बारे में आपने दिल्ली की रिपोर्ट भी देख ली। किस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन पर राजनीति की है, ये तो आपने दिल्ली में देख ही लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर पटना में सड़कों पर उतर आए और बाइक को पैदल चलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहीं उन्होंने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
महाराष्ट्र के नासिक में एक ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ हुआ। छापे के वक्त पुलिस को पार्टी में 12 लड़कियों समेत 22 लोग मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ लोग फिल्मों से जुड़े हो सकते हैं। नासिक ग्रामीण पुलिस ने ड्रग्स पार्टी पर भंडाफोड़ कर 22 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के अथक प्रयासों से कोलारस सामुदायिक भवन में ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया गया। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट बहुत ही शानदार तरीके से लोगों की सेवा करने में काम आएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात भी कही और इसके साथ ये कहा कि इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट अभी और भी बनाए जाएंगे। वीकेंड पर हिमाचल की राजधानी शिमला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। रविवार को दुकानदारों ने सुबह ही दुकान खोल दी, लेकिन दुकानें खोलते ही पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी, जिस पर दुकानदार भड़क गए और प्रशासन सरकार पर दुकानदारों को बेवजह परेशान करने के आरोप लगाने लगे। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को पुलिस ने कहा कि आप लोग मास्क लगाएं और इसके साथ ही तमाम जो एहतियात हैं, जो निर्देश दिए गए उनका पालन करो। सफाई में नंबर 1 रहने वाले शहर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वच्छता अभियान अपने हाथ में ले लिया है। 15 दिन बाद भाजपा कार्यकर्ता के अलग अलग इलाकों में जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण का ध्यान देंगे। बीजेपी द्वारा सभी वार्डों के जल स्रोत, कुआं, बावड़ी, छोटे तालाब पर स्वच्छता एवं संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। राजधानी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रिटेल बाजारों में से एक सरोजनी नगर मार्केट रविवार को पूरी तरीके से खुल गया। दिल्ली सरकार की ओर से बाजारों को खोलने की छूट मिलने के बाद जेएसएन मार्केट में अनधिकृत रूप से लगाई जा रही पटरी को लेकर दुकानदार विरोध जता रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। आरसीपी ने कहा कि सरकार जनता के भरोसे पर बनाई जाती है। जनता वोट देती है, बहुमत आता है, तब सरकार बनती है। तो गिरना और बनाना एक बार ही होता है। कई बार हमने कहा कि हमारे पास बहुमत है और हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जयसिंहपुरा क्षेत्र में इंटरप्राइजेशन चौराहे के पास में फर्नीचर की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई। घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। यहां पर फर्नीचर की दुकान में लकड़ी, फोम, केमिकल और सोफा बनाने का सामान रखा था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और तमाम तरह के जो हालात थे उनको रोक लिया गया है। कोरोना में बिहार पर आए आचार्य प्रणव सागर महाराज द्वारा सेंट्रल जेल का दौरा किया गया। जैन मुनि आचार्य प्रणव सागर महाराज द्वारा जेल के लगभग 800 से ज्यादा कैदियों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसे अनेक नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम जटेरा और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 युवतियों के साथ हुई घटना से लोधी समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं दोनों राज्यों की पुलिसों ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबोह में कांग्रेस नेता चौधरी हाकिम सिंह ने कहा कि अरूर सरकार मंदिर में विगत 15 दिन पहले हुई चोरी सहित अन्य चोरियों की वारदात से दबोह वासियों से हृदय पर ठेस पहुंची है। दबोह में बढ़ रही चोरी की वारदातों के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बीएसएफ जवान ने शादी के नाम पर विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने महिला को 2 साल तक लिव इन में रखा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वो शादी से मुकर गया और महिला को धमकियां देने लगा। फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में विशेष समुदाय के 2 लड़कों ने एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हरियाणा के रेवाड़ी के गांव गाजी गोपाल की ढाणी निवासी जशवंत और प्रताप शाम के साथ में निकली और साथ में शहर के दौरान ही आपको बता दें कि भैंस पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान ढाणी निवासी रामू ठेकेदार और उसके परिवार ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि जशवंत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद मामले में पुलिस को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात कर रही है। हरियाणा के पलवल में जिम करने गए एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते 2 दर्जन से ज्यादा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 नामजद और अन्य के खिलाफ में हत्या अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के नैनीताल के लाल कुआं से विधायक नवीन चंद्र दुमका ने नगीना कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना और यह आश्वासन दिया कि रेलवे प्रशासन द्वारा 7 दिन के अंदर जमीन खाली करने के नोटिस का जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा। दरअसल नगीना कॉलोनी वासी क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है कि उन लोगों के घर टूट जाएंगे, क्योंकि जब से नोटिस चस्पाया गया है उसके बाद से तमाम लोगों के होश उड़े हुए हैं। हरियाणा के कलानौर स्थित अनाज मंडी के गोदाम से सरसों के 6,512 बोरी चोरी कर लिए गए हैं। चोरी का आरोप गोदाम इंचार्ज और सिक्योरिटी एजेंसी पर है। जांच के लिए गठित कमेटी करने के बाद से ही गोदाम इंचार्ज लापता बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के झज्जर के लघु सचिवालय में स्थित तहसील कार्यालय की बिक्री सेल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कार्यालय से धुआं निकलता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि रांची दिल्ली के लिए 28 जून से स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि कोरोना के तमाम प्रावधानों का, तमाम नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। किसी भी तरह की लापरवाही न होने पाए और डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों को लेकर विशेष तौर पर चेतावनी दी गई है। हरियाणा के कुंभ में हुए कोविड जांच के कथित घोटाले पर प्रदेश में राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। राज्य की कई जगहों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां इससे पहले हमने आपको रुड़की से प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखाई थी, तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि नैनीताल में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तीन दिन पहले फ्लोरिडा के मियामी में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरती 40 साल पुरानी इमारत गिर गई। पिछले 3 दिनों से लगातार लोगों की बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब भी 159 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है, जबकि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है।
काफी समय से खामोश बैठे तालिबान की एक बार फिर से अफगानिस्तान में वापसी हो रही है। तालिबानियों ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के करीब 50 जिलों में फिर से अपने पैर पसार लिए हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। उनके हाल ही में ऑफिस को वर्कर को किस करने की फोटो सामने आई थी और कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। अमेरिका और ब्रिटेन से तनाव के बीच रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड को पहले सीक्रेट मिशन पर रवाना कर दिया है। 2019 में लॉन्चिंग के बाद ये बेलगोरोड पनडुब्बी का पहला समुद्री मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत मजबूती आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ चुके हैं और उन्होंने कई बार हिंदुस्तान की तारीफ की है। उनके बाद राष्ट्रपति बने जो बाइडेन भी भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की वकालत की है। अमेरिका के सामने भारत का स्थान हमेशा बराबर के देश वाला रहा। यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी इमरान खान भी यही लगातार कोशिश में लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तीय पोषण पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को राहत नहीं मिली है। एफटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी बना रहेगा। आपको बता दें कि एफटीएफ के प्रेसिडेंट मार्क्स प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार निगरानी में बना रहेगा। उसने 27 में से 26 कार्य बिंदु को पूरा किया है। भारत से संयुक्त अरब अमीरात आने वाली पैसेंजर्स फ्लाइट्स पर निलंबन 21 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस संबंध में NOTAM जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत समेत 14 देशों से फ्लाइट्स 21 जुलाई 2021 को रात 12:30 बजे तक निलंबित रहेंगी। हांगकांग में बीती रात 16 समुद्री जहाज जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक एक धमाका हुआ, जिसके बाद में जहाज में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने एक के बाद एक 16 जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बहुत ही भयावह थी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग पूरी कर लिया। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में वो माफिया क्वीन गंगूबाई का किरदार निभा रही हैं। आलिया ने फिल्म की शूटिंग खत्म होने की खबरें देते हुए सोशल मीडिया पर टीम के साथ एक तस्वीर भी साझा की है। नीतू कपूर अपनी निजी जिंदगी के किस्सों को फैंस संग साझा करने में कभी संकोच नहीं करती हैं। हाल ही में सुपर डांसर 4 में उन्होंने बेटे रणवीर कपूर के बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया। नीतू ने बताया कि बचपन में रणवीर बहुत बदमाश थे। एक बार उनकी शरारत के कारण न्यूयॉर्क में फायर ब्रिगेड आ गई थी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाह्नवी ने एक नई पोस्ट साझा की है। उनकी इस सेल्फी में वे खुद और उनके हेयर स्टाइलिस्ट नजर आ रही हैं। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वे अपने किसी शूट के लिए तैयार हो रही या फिर उन्होंने थ्रोबैक पिक्चर शेयर की है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।